नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर आज जो है वो दो अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग ऐसे बातें जो कहीं ना कहीं दिखा रही हैं कि हमारे देश में क्या हो रहा है कानून व्यवस्था को लेकर के, न्यायपालिका को लेकर के। एक तरफ विजय शाह के मामले में जिन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर के बयान दिया था, उस विजय शाह के मामले में एक एक रुख दिखता है कोर्ट का। दूसरी तरफ प्रोफेसर अली खान जो हैं अशोका यूनिवर्सिटी के, उनको लेकर के एक अलग रुख दिखता है। पहले मैं चाहता हूं कि जरा दर्शक विजय शाह की वो क्लिप सुन लें, याद कर लें कि उन्होंने क्या कहा था। विजय शाह ने कर्नल कुरैशी को लेकर क्या कहा था, फिर उसके बाद मैं सवाल पर आता हूं। सुनाइए जरा। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करना हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेज करके अगर कोई ले सकता है। और उन्होंने कहा था, ये विजय शाह साहब थे, पूरी गर्मजोशी में बहुत कुछ बोल गए थे, बहुत कुछ बता रहे थे। सर सवाल ये उठता है कि एक तरफ जहां विजय शाह को एसआईटी, विजय शाह के ऊपर जो एसआईटी बनाएगी उसको जुलाई तक का समय दे दिया गया, दूसरी तरफ प्रोफेसर अली खान को किसी भी तरह का राहत देने से इनकार कर दिया गया। क्या माना जाए इसको, क्या चल रहा है जुडिशरी? क्या जुडिशरी भी दो अलग अलग चश्मों से देख रही है सबको? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, एक चीज तो मैं आपको हमेशा से ही कहता हूं कि पिछले कुछ समय में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनी है और विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स ये पूरी जुडिशरी के लिए फिर भी ये बात कहनी पड़ेगी कि जो एक सामान्य कहावत थी ना सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में, वो कहीं ना कहीं जुडिशरी ने भी अपने ऊपर अपना ली है कि यू शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द वुमन। इसी केस के अंदर दो एक जैसे केस हैं और अगर आप सही मायने में देखें तो विजय शाह का मामला कहीं ज्यादा बेहद बेहद गंभीर है, जो स्पष्ट तौर पर वर्टिकली डिवाइड करने की कोशिश समाज को धर्म के आधार पर करता है। तुम्हारी बहन, तुम्हारी जाति की बहन, तुम्हारा ही ये, और फौज की अफसर, सर्विंग फौजी अफसर कर्नल को आतंकियों की बहन बताना, इस पर कौन कौन सी धाराएं लगनी चाहिए थी, कौन सी लगी, वो एक अलग पक्ष हो सकता है। लेकिन आज की जो कार्रवाई आपने देखी, आज मैं बहुत स्पेसिफिक पर्टिनेंट सवालों पे आऊंगा और सीधे सवालों पे आऊंगा, और जुडिशरी पर भी बात जरूर होनी चाहिए और होगी। बेसिकली क्या बात है कि विजय शाह के मामले में एसआईटी और जुलाई तक का वक्त जैसा आपने कहा मिल गया। ये मामला आज रेलेवेंट है या जुलाई में रेलेवेंट हुआ? और इसमें आपने जांच क्या करनी है? जो कुछ मंत्री ने कहा है वो ऑन रिकॉर्ड वीडियो पे साक्ष्य मौजूद है। नंबर एक, अभी तक 21 तारीख से लेकर के जांच शुरू की थी, आज 28 तारीख है और कल इंटरिम जांच की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी है एसआईटी। उसमें अभी तक मंत्री को शामिल तफ्तीश नहीं किया गया, जहां तक मेरी जानकारी। मंत्री के औपचारिक बयान भी दर्ज नहीं किए गए, तो एसआईटी क्या जांच करेगी बताइए आप? अभी तक उन्होंने क्या किया एसआईटी ने? वही जिसको आप आई वाश कहते हैं, मौके पे गई जहां पर उन्होंने बयान दिया था, लोगों से बातचीत की, सबूत इकट्ठा किए, जो इंटरिम रिपोर्ट में जो बात है। तो इसके सबूत क्या इकट्ठे करने हैं, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं आपसे कि जो कुछ कहा है वीडियो पे कहा है, आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है कि उस वीडियो का फोरेंसिक एनालिसिस कराना कि कहीं उसमें कोई काट छाट तो नहीं है, कहीं उसमें कोई एडिटेड तो नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप मंत्री का ट्रैक रिकॉर्ड देखें 14 तारीख से लेकर अब तक, वो 3 बार अलग अलग तरीके से माफी मांग चुके हैं। अगर उनसे गलती नहीं हुई तो वो क्यों माफी मांगेंगे बताइए मुझे? 3 बार माफी मांग चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी माफी मांगने की कोशिश की थी, अगर आपको ध्यान हो 19 तारीख की हियरिंग में। और जब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि ये घड़ियाली आंसू है, इसका कोई मतलब नहीं है, और आपने जो कुछ कहा है वो राष्ट्रीय शर्म का विषय है। और ये कहते हुए एक ऐसे केस का जिसका मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इतना सीरियस कॉग्निजेंस लेते हुए और 24 घंटे के अंदर जज ने कहा था कि फिर मैं रहूं ना रहूं, सभी रेलेवेंट धाराओं के अंदर मुकदमा दर्ज कीजिए। कल्पना कीजिएगा उस पूरे सिनेरियो की, उस जज की सोचिएगा, उस बेंच की सोचिएगा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की, जिसने उस पूरे मामले की गंभीरता को समझा, उसकी सेंसिटिविटी को समझा, उसकी संवेदनशीलता को समझा, देश के लिए उसके फॉलआउट्स को समझा, और तब उसने आदेश किया कि 24 घंटे के अंदर ये एफआईआर दर्ज कीजिए।
कैसी एफआईआर दर्ज हुई उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं, सारे देश को पता है। उसके बाद विजय शाह वो अपने सुप्रीम कोर्ट में आते हैं और सुप्रीम कोर्ट विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स में फिर मैं कहूंगा सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके का वर्बल डायरी एक्ट किया, राष्ट्रीय शर्म का विषय है, ये है वो है फला है, और पहला काम क्या किया कि उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। वो क्या चाह रहे थे, गिरफ्तारी पे तो रोक चाहिए रहे थे और गिरफ्तारी की रोक मिल गई। और वैसा ही केस बिल्कुल सिमिलरली सिचुएटेड केस अली खान महमूदाबाद का भी था। उनके ऊपर हरियाणा सरकार ने एफआईआर दर्ज की, एक भारतीय जनता युवा मोर्चे, और उस एफआईआर में मुझे आप एक शब्द आपत्तिजनक बताइए, एक शब्द। उसके बावजूद भी उस व्यक्ति को पुलिस ने अरेस्ट किया, उसको रिमांड पे लिया, उसके बाद वो जुडिशियल कस्टडी में रहा। हाँ, ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन से उसको इंटरिम बेल भी मिली। लेकिन मेरा सवाल आपसे दूसरा है, जो आपने कहा ना कि दो व्यक्ति सिमिलरली प्लेस नहीं, जो विजय शाह है वो कहीं ज्यादा गंभीर केस में है, जो सर्विंग कर्नल को आतंकियों की बहन कह रहा है, और वो कर्नल जो पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना की कार्रवाई का फेस थी, जो हर चीज को जनता के सामने लेके आया, और सरकार ने एक खास स्ट्रेटेजी के तहत, कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी के तहत उसको जनता के सामने लाया था, एक उनको और एक एयरफोर्स की ऑफिसर को, ताकि उसमें एक समावेशी वो दिखे कि भारतीय वायुसेना में महिलाओं का रोल और ये सारी। उस महिला को ये कहना, और उसके बावजूद भी उस व्यक्ति को अरेस्ट से प्रोटेक्शन, और वो प्रोटेक्शन बेसिकली क्या है, अगर उस व्यक्ति को आप जेल में जाने देते तो पूरे देश में जो बड़बोले हैं, वो से किसी भी पक्ष के हो, एक पक्ष और उस पक्ष का सवाल नहीं, जो भी व्यक्ति जो बड़बोले हैं उन सबको एक सबक मिलता कि एक सर्विंग मंत्री भी अंदर जा सकता। वो काम नहीं हुआ, माफ कीजिएगा दुर्भाग्य से। प्रोफेसर के मामले में जरूर हुआ कि रिमांड भी हुआ और वो भी हुआ, और आप जब प्रोफेसर पे आएंगे तो आज की और भी कार्रवाई बताऊंगा वहां क्या क्या हुआ है। आज भी बहुत ड्रामा वहां पर करने की कोशिश की गई सरकार के द्वारा, क्योंकि उनका तो वेस्टेड इंटरेस्ट है। भारतीय जनता युवा मोर्चे के व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज कराई, फिर महिला आयोग बीच में आ गया, वो सारी बताऊंगा। लेकिन विजय शाह के केस में हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद कैसी हल्की एफआईआर दर्ज हुई, हाईकोर्ट ने कैसे उनको दोबारा से सस्पेंड किया, उसके बावजूद मोदी जी आज देश में क्या कर रहे हैं, देश में सिंदूर सम्मान यात्रा, घर घर सिंदूर भेजने की बात, ये सब कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, और भी करने वाले हैं तमाम राज्यों में जाके। लेकिन वो व्यक्ति आज तक अपने पद पर कैसे बना, ये सवाल नहीं होगा क्या? जो एक फौज की सर्विंग कर्नल को आतंकियों की बहन कह रहा है, और मोदी सरकार महिलाओं की अस्मिता की सबसे बड़ी रक्षक, सेनाओं की सबसे बड़ी, जिसको कहिए आप रक्षक, देश की सबसे बड़ी राष्ट्रवादी सरकार, और उसका मंत्री सर्विंग फौजी अफसर को आतंकियों की बहन कहने के बावजूद अपने कैबिनेट के अंदर बना हुआ है, उसका मंत्री पद बना, और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जुलाई तक जांच। इसमें जुलाई में तक जांच होनी क्या है? मैं तो ये जो कुछ है ब्लैक एंड व्हाइट में है, आमने सामने है। मंत्री ने 3 बार माफी मांगी है, आप तय कर दीजिए क्या है। और जो इंटरव्यू रिपोर्ट जांच की आई है 6 दिन रिपोर्ट के बाद, उसमें अब तक पूछताछ भी नहीं हुई मंत्री से, तो आप समझ सकते हैं एसआईटी किस तरह की जांच भी कर रही है। लेकिन जुलाई तक का समय दे करके तो ये तो मामला ठंडे बस्ते में चला गया। उसके बाद आप कुछ करेंगे नहीं करेंगे, देश उसमें सोचेगा, तब तक कंट्री विल मूव ऑन, और उस बात का रेलेवेंस खत्म हो जाएगी। तो ये जो चीज है ना बेसिकली, कि आप करके निकल जाओ और बाद में लटकता रहेगा अदालती मामला। हाईकोर्ट की सुओ मोटो का मतलब क्या था कि हाईकोर्ट को एवं ही चलते फिरते कोई सुओ मोटो नहीं लेता। बेहद गंभीर मामला जब हो तभी हाईकोर्ट बीच में आता है, और उसके बावजूद आज सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा हाईकोर्ट को कि आप कृपया जब तक हम सुनवाई कर रहे हैं आप सुनवाई करें। ये मामला कहां से उपजा? ये मामला तो हाईकोर्ट की सुनवाई से उपजा ना, वहीं से जब उन्होंने कहा एफआईआर दर्ज कीजिए और सारा कीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ देना था, दे देते, उसके बाद इस केस को रेफर भी कर सकते थे हाईकोर्ट को, कंसर्न बेंच को, लेकिन वो नहीं किया गया। तो आप समझ लीजिए कि ये मामला लटकता रहेगा, और जुलाई के एंड तक, जुलाई में जब भी इसकी हियरिंग होगी, उसके बाद किसको क्या देखना है, कौन कर्नल कुरैशी और कौन क्या, उसके बाद कंट्री विल मूव ऑन। तो ये जो स्थितियां है ना, ये अपने आप में चिंता करने वाली है, और न्यायपालिका को भी सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, किस रूप में कर रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं, और किन लोगों को प्रोटेक्शन मिल रहा है। जो व्यक्ति आजादी की अभिव्यक्ति का मिसयूज करके ऐसी टिप्पणी सेना के अधिकारी पर करता है, उसकी अरेस्ट के ऊपर इंटरिम रोक लगती है, और जो व्यक्ति देश की एकता अखंडता की बात करता है, पाकिस्तान को सर्व करता है, पाकिस्तान की फौज को वो करता है, उसको अरेस्ट किया जाता है दूसरी स्टेट के अंदर जाकर के, हरियाणा से दिल्ली जाकर के सुबह सुबह पुलिस रिमांड लिया जाता है, जेल में जाया जाता है। ये सारी स्थितियां कुछ कह रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट इस देश के आम आदमी के मौलिक अधिकारों का रक्षक है। उसको सोचना चाहिए कि वो कैसे दो लोगों के बीच में अलग से भेद, जो कि विजिबल है, जो पूरे देश को दिख रहा है, और इसकी लगातार तमाम प्लेटफॉर्म्स पर विश्लेषण भी हो रहा है। अगर आप जो गोदी मीडिया उसको अगर आप छोड़ दें, बाकी हर जगह इसका विश्लेषण निरंतर जाए।
लेकिन सर इसमें नया क्या है? मोदी सरकार में आज तक कौन सा ऐसा प्रकरण हुआ जिसमें कभी मोदी सरकार ने बैक किया हो अपने को? मोदी सरकार ने क्या लखीमपुर में किसानों की हत्या हो गई तो उसके बाद क्या मोदी सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई की उससे संबंधित लोगों पर? मोदी सरकार में तमाम सारे ऐसे लोगों ने अलग अलग तरीके के बयान दिए, क्या कार्रवाई हुई? अडानी को लेकर के इतने बड़े बड़े खुलासे हुए, देश को नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया रिपोर्ट्स में, क्या उसकी कोई जांच हुई? माधुरीपुरी बुच जो थी जिनके ऊपर सेबी में रहते हुए इतने सारे आरोप लगे, क्या उनके ऊपर कोई जांच हुई? क्या उनका कोई निष्कर्ष निकाला गया? जुडिशरी में भी ऐसे तमाम प्रकरण हैं जो फैसले रिजर्व करने के नाम पर लंबित कर दिए जाते हैं, लेट किए जाते हैं। ये सारी चीजें लगातार होती आ रही हैं, तो इसमें नया क्या है? वो तो जाहिर सी बात है कि यही होना था, विजय शाह को कुछ नहीं होगा, डीसीएम का कुछ नहीं होगा, लेकिन अली मोहम्मद जो अली खान है उनको जेल जाना था, क्योंकि एक तो वो मुसलमान है और दूसरा उन्होंने जो टिप्पणी की वो मोदी सरकार को सूट नहीं करती है। तो ये तो सामान्य सी चीजें हैं, इसमें हम सरकार या कोर्ट को दोषी क्यों माने? नहीं, सरकार की बात मैं कर ही रही, यहाँ तो न्यायपालिका की बात हुई राम प्रकाश जी। और आपने बिल्कुल जितने भी ये सारे मुद्दे उठाए, अगर इनको गिनने लगेंगे आप 11 साल में तो शाम हो जाएगी। इसमें महिला पहलवानों का भी इशू था, इसमें राफेल का भी इशू था, इसमें नोटबंदी का भी इशू था, इसमें 370 का भी इशू था, इसमें राम मंदिर का भी इशू था, गिनते रहिए शाम तक। बेसिकली क्या है कि न्यायपालिका को लेकर के एक ही बात मैं हमेशा कहता हूँ, न्यायपालिका अगर सवालों के कटघरे में आती है तो कहीं ना कहीं वो अपनी जो विश्वसनीयता है उसको स्टेक पर लगा करके इस तरह की चीजें कर रही है, और इसीलिए उस पर बार बार रह करके सवाल पूछे जा रहे हैं। जो मैंने शुरू में कहा कि यू शो मी द फेस। सर इतने फैसलों के बाद और जब चीफ जस्टिस के अलग अलग पद ले लेने के बाद क्या अभी भी देश में ये माना जाए कि न्यायपालिका पर लोगों का भरोसा बचा हुआ है? अभी भी न्यायपालिका अपनी गरिमा के लिए जूझेगी, ऐसा दिखता है क्या? जिस तरीके का आरोप निशिकांत दुबे ने संजीव खन्ना साहब के ऊपर लगाया, सुप्रीम कोर्ट पर लगाया, उसके बाद भी क्या उम्मीद रखी जाए? अभी भी ये उम्मीद जिंदा है कि सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका अपने वजूद और अपने विश्वसनीयता के लिए संघर्ष करेगी? राम प्रकाश जी, आपका सवाल वाजिब है, लेकिन एक आध बार हफ्ते में, 10 दिन में, महीने में एक आध आदेश आप जरूर देखते होंगे, कहीं किसी हाई कोर्ट से, किसी सुप्रीम कोर्ट से एक आध आदेश ऐसा आता है जिससे आपको राहत की किरण, कहीं राहत की सांस दिखाई देती है। बॉम्बे के अंदर कल कितना बड़ा एक वो था ठेका, और वो किस तरीके से एल&टी को छोड़ करके और दूसरी कंपनी को देने की कोशिश की गई, जिसने सरकार को कितने का इलेक्ट्रल बॉन्ड में फंड दिया था। और साफ साफ सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने कहा कि आप इसको विचार कर लीजिए, नहीं तो हम इसको स्टे करेंगे। तो वंस इन ए वाइल एक आधा ठंडी हवा का झोंका आता भी है, ऐसी बात नहीं है कि सारे का सारा वो है। लेकिन ओवरऑल अगर ब्रॉडली आप जो कहेंगे, वो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि न्यायपालिका एक पर्टिकुलर दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही है, एक पर्टिकुलर पक्ष में झुकती हुई दिखाई देती है तमाम कारणों से। और वो आज से नहीं है, वो 11 साल के आसपास का समय है। लेकिन उसके बावजूद भी जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने विजय शाह को फैसला किया, वो न्यायपालिका का हिस्सा मानेंगे ना। जो कल सीजीआई ने ऑर्डर किया बॉम्बे को लेकर के, जो 2 बड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर के, कि लोएस्ट बिडर आप हैं, 600 करोड़ रुपया एक प्रोजेक्ट में, 2400 करोड़ एक में आप कम कह रहे हैं, और ठेका मुझे मिल रहा है। मुझे क्यों मिल रहा है? क्योंकि मैंने इलेक्ट्रल बॉन्ड में बड़ा भारी चंदा किसी को दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो सारी चीज जरे हुई, और कल उसमें दोबारा हियरिंग होने वाली है। मोस्ट लाइकली जो पूरा रुख था उसमें कल सामने आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सारा सब कुछ बह गया है, ऐसा भी नहीं। एक आध जगह से आपको ठंडी हवा का झोंका भी आता है, राहत की किरण भी दिखाई देती है। लेकिन ब्रॉडली अगर आप देखेंगे तो ब्रॉडली वही बात है जो आप कह रहे हैं। उस सब के बावजूद भी देश के आम आदमी जाए तो जाएगा, सरकार से तो उसको कोई न्याय की उम्मीद है। सरकार ना तो कोई सवालों का जवाब देती, ना किसी पॉपुलर लोगों से किस तरीके का इंटरेक्शन करती, ना कोई संवाद है, एक तरफा संवाद है। वैसे जिस तरह का बोलते ही मुकदमेबाजी, पुलिस की धरपकड़, अरेस्ट, पुलिस रिमांड, वो सारी चीजें ये कह रही है कि अल्टीमेटली आप जाएंगे कहाँ? आप है तो डेमोक्रेटिक सेटअप ना, ले देकर आप किसी भी तरीके की न्यायपालिका, लेकिन जाना तो आपको वहीं पड़ेगा। अब ये तो न्यायपालिका को देखना है कि उसको अपनी क्रेडिबिलिटी बचानी है, या उसको सरकार का एक हिस्सा हो जाना है। जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया, जैसे जांच एजेंसियां होगी, जैसे तमाम इंस्टीट्यूशंस हो गए। क्या न्यायपालिका के सभी लोग, हायर स्टेज पर बैठे हुए लोग, क्या उनको ये मंजूर है? ये केवल एक सवाल है जो रह करके बार बार उस पर बहस भी होती है। और अच्छी बात यह है कि अब आज एटलीस्ट अब तक इसमें बात तो कर पा रहे हैं। उस दिन से डरिए जिस दिन इस पर बात भी नहीं कर पाएंगे। कम से कम ऐसी स्थिति तो अभी तक नहीं आई ना। तो बेसिकली कुछ लोग हैं जो सरकार को अपीज करने के लिए, तमाम आपने देखा कि एक जज की रिटायरमेंट हुई, उसको किस तरीके का सी ऑफ दिया गया। दूसरी जज की सुप्रीम कोर्ट से ही हुई, उसको फेयरवेल तक भी नहीं दी गई।
चलते टाइम चाय भी नहीं पिलाएगी बाहर के बाद। तो ये सारी चीजें अपने सब कुछ सामने ही है, और ये अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये चीजें पहुंची। जस्टिस वर्मा वाले केस में भी आपने देखा जिस तरह के हालात बने, आज तक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। उन्होंने सीजीआई के कहने के बावजूद इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन अब तक भी जो स्थितियां हैं लोग देख ही रहे हैं कि नए सीजीआई क्या करेंगे, उस पर सरकार क्या कर रही है, इम्पीचमेंट का क्या होगा नहीं होगा। तो ये सारे के सारे सवाल हैं जिसमें मैं आप एटलीस्ट चर्चा तो कर रहे हैं ना, लोगों के बीच में सवाल तो जा रहे हैं ना। तो न्यायपालिका को भी अपने अंदर झांकना पड़ेगा कि सीजर्स वाइफ इज नॉट अबाउट सस्पेंशन, उनको ये करना पड़ेगा अगर अपनी क्रेडिबिलिटी बचानी है तो, वरना तो सरकार क्या करेगी। सरकार जो बहुत दिनों से सोच रही है वो तो ताव में बैठी है, जिस दिन चाहेंगे एनजेसी ले आएंगे, उसके बाद आपका ये सारा सिस्टम कॉलेजियम का देखते रह जाएंगे आप। सरकार तो इस चीज की तैयारी में बैठी है, ये तो जुडिशरी को देखना है कि उसको अपने आप को किस तरीके से सर्वाइव करना है, आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना। जुडिशरी तो अभी भी मुझे लगता है शायद सरवाइव क्या संघर्ष करती हुई दिख रही है अपनी स्थिति के लिए। वो खुद अपने लिए जूझ रही है कि हम कैसे अपने आप को स्टेब्लिश कर पाए। न्यायपालिका नाम की जो संस्था है आज वो खुद इतनी ज्यादा घिर चुकी है कि वो शायद न्याय से ज्यादा कहीं अपने संघर्ष, अपने वजूद के लिए संघर्ष कर रही है। खैर, जो अभी आपने कहा कि बड़े उस पे बड़े स्तर की बात, जस्टिस ओका का उदाहरण मैं दे देता हूँ दर्शकों की को सिर्फ याद दिलाने के लिए। जस्टिस ओका साहब ने जिस दिन राहुल गांधी को लेकर के करवाई गई एफआईआर को क्वैश किया, उसी दिन एक आध और ऐसे फैसले दिए जिससे, सुबह की बात है, जिससे देश को एक उम्मीद बंधी। और उसके बाद फिर उन्होंने फैसला दिया कि जस्टिस वर्मा जिनके घर नकदी मिली जली हुई उनके ऊपर एफआईआर नहीं की जाएगी। तो पहले उन्होंने एक माहौल बनाया और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि नहीं नहीं, जस्टिस वर्मा के ऊपर एफआईआर नहीं दर्ज की जाएगी। क्या हो गया, जले पैसे मिले तो क्या हो गया, इतनी बड़ी नकदी मिल गई तो जस्टिस वर्मा है, कोई सामान्य आदमी थोड़ी है। तो वो ओका साहब उसी तरीके का माहौल बना रहे थे। पूरी जुडिशरी कुछ इसी तरीके के मूड में दिख रही है फिलहाल अभी, और शायद यही वजह है कि आम आदमी को इतना ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है। सर, क्या हुआ अली खान के साथ वो सारी चीज जो देश को जानना चाहिए था, जो अभी आपने अधूरा छोड़ा था, जिसका आप जिक्र कर रहे थे? देखिए, अली खान अहमदाबाद ने बेसिकली जब उनको इंटरिम बेल दी थी, इंटरिम राहत दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, इसी बेंच ने दी थी, जस्टिस सूर्यकांत और दीपांकर दत्ता की बेंच ने, लास्ट वीक आपको ध्यान। तो उसमें उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी कि आप फेसबुक पर कोई पोस्ट नहीं करेंगे और कमेंट नहीं करेंगे। तो उसको उन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन मानते हुए उन्होंने कहा था कि उन्होंने राहत मांगी थी कि भाई ये तो गलत है, मेरे अभिव्यक्ति की आजादी का उसका हुआ। तो आज उसको राहत उस रूप में देने की बजाय सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि कमेंट लिखने पर रोक केवल उनके एफआईआर को लेकर के, एफआईआर से संबंधित कोई कमेंट वो नहीं लिखेंगे, उसके अलावा किसी चीज पर रोक नहीं है टिप्पणी करने पे या उसको करने पे। और उन्होंने बेल की जो शर्तों में रियायत देने की बात थी उस पर कहा कि फिलहाल हम कोई दिशा निर्देश पारित नहीं कर रहे, जब अगली बार जुलाई में बातचीत होगी, जुलाई में सुनवाई होगी, इसके केस की भी सुनवाई जुलाई में होगी और तभी उस पर विचार करेंगे। जो अंतरिम जमानत दी थी प्रोफेसर साहब को वो जारी रहेगी। इसके अलावा जो हुआ वो बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। जब ये सारी बातचीत चल रही थी तो हरियाणा ने ये कहा कि जांच का दायरा, इनके घर पे जांच भी करनी पड़ेगी, इनके घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। तब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कुछ नहीं करना है आपको, जांच का दायरा बिल्कुल नहीं बढ़ेगा और केवल जो पोस्ट फेसबुक पर पोस्ट लिखी है उसकी टिप्पणी के दायरे में ही जांच होगी। लेफ्ट राइट सेंटर में टर्न करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप अपना पूरा फोकस एफआईआर पर करें जो फेसबुक पोस्ट पर बेस्ड है। यानी कि एक प्रोफेसर जिसका कसूर कि आपके मन मुताबिक पोस्ट नहीं है। अदरवाइज जब जैसा वो महिला आयोग की चेयरमैन का मैंने आपसे पिछले शो में जिक्र किया था कि महिला आयोग की चेयरमैन से ये पूछा, जो शिकायत करता है इस मामले में रेणु भाटिया, उससे ये पूछा गया कि आप बताइए इसमें 2 लाइन आपत्ति क्या है, तो वो 2 लाइन नहीं बता पाई थी और एफआईआर तत्काल दर्ज होगी। ऐसे ही भारतीय जनता युवा मोर्चे के पदाधिकारी कहने से एफआईआर दर्ज होगी। इनको तो अरेस्ट भी कर लिया, रिमांड भी ले लिया, पूछताछ भी कर ली, जेल भी रहे, सुप्रीम कोर्ट से राहत भी मिल गई। उसके बावजूद भी हरियाणा सरकार की मंशा क्या है कि घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। किस बात की तलाशी लोगे भाई? जो कुछ था फेसबुक पे लिख दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ठीक कहा कि लेफ्ट राइट सेंटर नहीं देखना, केवल एफआईआर पर फोकस कीजिए। तो माइंड सेट देखिए, जो मंत्री विजय शाह है उससे एसआईटी ने 7 दिन में पूछताछ नहीं की, शामिल तफ्तीश नहीं किया। और प्रोफेसर का जिसका ओपन एंड शट केस है कि भाई आप या तो बता ही दीजिए कि इसमें क्या है। और उस दिन पूछा भी था, अगर आपको ध्यान हो, बेंच ने पूछा था हरियाणा के उससे असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल से पूछा था कि भाई आप बता दीजिए इसमें क्या है। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास अभी जवाब दावा नहीं है, मेरे पास कागज नहीं है। तो ये कह करके उन्होंने टाल दिया। तो मैं सिर्फ 2 केसेस का डिफरेंस बता रहा हूँ आपको कि एक व्यक्ति अरेस्ट, अंदर रिमांड, सब कुछ, उसके घर में रेड मारने की भी तैयारी, तलाशी की भी,
और जिसने सब कुछ सरेआम वीडियो पे कहा, एक्सेप्ट किया, 3 बार माफी मांग ली, उसको आज तक सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी ने अप्रोच नहीं किया जांच में शामिल होने के लिए या उसके बयान कलमबद्ध करने के लिए। तो ये अप्रोच है आपकी, यू शो मी द फेस एंड आई विल शो यू द रूल। इसको सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए था कि ये हो क्या रहा है। भाई अगर विजय शाह भी 4 दिन रहे थे अंदर, तो कम से कम देश के बड़बोलों को एक मैसेज तो चला जाता ना कि सेना क्या होती है, महिलाओं का सम्मान क्या होता है। एक तरफ तो आप महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, सिंदूर सम्मान की बात कर रहे हैं, आप तो पूरे देश में यात्राएं निकालने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ महिला कर्नल को ये कहने वाला कि आतंकियों की बहन, मोदी जी ने ऐसी तैसी कर दी, मोदी जी ने उन्हीं की धर्म की। आप कहना क्या चाह रहे थे? आपने तो वीडियो दिखा दिया पूरा। इसकी क्या जांच कराएंगे? बता दीजिए राम प्रकाश जी, आप सीनियर आदमी, बताइए क्या जांच करेंगे इसकी? केवल एक पार्ट की जांच होनी है कि क्या इसमें कोई एडिटिंग तो नहीं है, क्या कोई काट छाट तो नहीं है, क्या कुछ सुपर इम्पोज तो नहीं कर दिया है। वो मंत्री खुद ही 3 बार माफी मांग चुका है। तो ये मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट को ये देखना चाहिए कि न्याय करो या ना करो, न्याय करते हुए दिखो तो सही। जो हाई कोर्ट इतना सीरियस कॉग्निजेंस लेके उस व्यक्ति को सबक सिखाने के फेर में था, सुप्रीम कोर्ट ने बीच में आके क्या कर दिया? ये तो सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए ना कि क्या मैसेज वो दे रहे हैं और इसका पूरी न्यायपालिका की क्रेडिबिलिटी पर किस तरह का असर पड़ेगा। ये तो सुप्रीम कोर्ट को देखने की बात है। मैं और आप इस पर ज्यादा बियॉन्ड पॉइंट क्या कहेंगे? इसके पीछे वजह क्या देखते हैं सर? इसके पीछे सीधी सीधी जो मुझे लगती है कि लगातार जो जस्टिस बेला त्रिवेदी की जो छवि थी, उस तरह की छवि अर्जित करने के लिए बहुत लोग ललायत थे। इसके अलावा आप क्या करेंगे बताइए? और कोई कारण हो समझा दीजिए कि भाई क्या था उसमें। भाई हाई कोर्ट की बेंच के जो हेड है वो ये कह रहे हैं कि मैं 24 घंटे बाद जिंदा रहूं या नहीं रहूं मुझे नहीं पता। 24 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करके लाइए, इन सेक्शंस में करके लाइए। उसके बावजूद भी वो एफआईआर सेक्शंस में दर्ज नहीं हुई और फिर उनको अड़काना पड़ा। तो ये स्थिति है। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट को तो बेसिकली पूरे देश की न्यायपालिका का संरक्षण देने का काम है, और जो उनकी बेंच ने सुओ मोटो एक अच्छा काम करने की कोशिश की थी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उस पर क्या असर होगा, उनके मोरल पर क्या असर होगा, वो तो देखना सुप्रीम कोर्ट का काम है ना। और जिस व्यक्ति ने वो आदेश किया, ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट सीजेआई, ही इज डेजिग्नेटेड टू बी नेक्स्ट। तो वो क्या मैसेज दे रहे हैं और अपनी किस तरह की एक इमेज जा रही है, वो मैं उन्हीं के विवेक पर छोड़ता हूँ और दर्शकों पर छोड़ता हूँ कि उन्होंने उसको किस रूप में लिया। बिल्कुल, अब ये देखने वाली बात होगी कि इसमें क्या नया निकल करके आता है, क्योंकि वजह जो अभी सर ने बताई और क्या कुछ हुआ कोर्ट में वो भी बता दिया गया आपको। अब सबसे बड़ा सवाल वही है कि आखिर जुडिशरी का ये संघर्ष अगर इतना लंबा चलता रहेगा तो आम आदमी का जो भरोसा है वो कहाँ जाएगा और आम आदमी के पास विकल्प क्या बचेगा? क्या और कोई विकल्प देखते हैं आप सर? जब हम जिस तरीके की निराशा आज है तमाम मुद्दों को लेकर के, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो या शिक्षा स्वास्थ्य जैसे मुद्दे हों, ऐसे में जिस तरीके से आम आदमी संघर्ष कर रहा है, क्या और उम्मीद बची है, क्या और विकल्प बचे हैं आम आदमी के पास? राम प्रकाश जी, एक देसी कहावत है, खुद को मारे बिना स्वर्ग नहीं मिलेगा। अगर आपको कोई कष्ट है, कोई परेशानियां हैं, आपको संगठित होकर के सड़कों पे आना पड़ेगा। डेमोक्रेसी की यही सबसे बड़ी चीज है कि आप देखिए, राम प्रकाश जी को कोई परेशानी है, मैं उनको समर्थन दे सकता हूँ, मैं उनके साथ एकजुटता दिखा सकता हूँ। पहल आपको करनी होगी और फिर सारे के सारे इकट्ठे होकर के सड़कों पर उतरे तो कोई बात बनेगी, वरना इकलौता व्यक्ति कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आज की तारीख में हो क्या रहा है कि आज उसका नंबर है, कल किसी का नंबर है, परसों तीसरे का नंबर है, सब अलग अलग पिट रहे हैं। और उस पिटने में विपक्ष भी उसका एक हिस्सा है, उसका इंटीग्रल पार्ट है कि कोई व्यक्ति जो बोलता दिखे उसको एजेंसियां पहुंच जाती है। तमाम लोगों केसेस में आपने देखा। तो बेस्ट तरीका क्या है कि आप संगठित होइए, एकजुट होइए, अपने हितों के लिए संघर्ष कीजिए, आवाज बुलंद कीजिए, डरिए मत। हिंदुस्तान में समस्या क्या है कि भगत सिंह सबको चाहिए, लेकिन वो आपके घर में होना चाहिए, मेरे घर में नहीं होना चाहिए। उस माइंड सेट से बाहर आकर के अगर मेरे साथ कोई जाति हो रही है तो मुझे ना केवल अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए, संगठन की ताकत को लेकर के सड़क पर आना पड़ेगा, और तभी ना केवल आपकी आवाज होगी, लोकतंत्र भी मजबूत होगा। अल्टीमेटली जो सवाल है कि लोकतंत्र जो खतरे में दिखाई दे रहा है आज की तारीख में, उसके लिए दोषी हम हैं। सरकार कोई भी हो, उसका तो माइंड सेट कंट्रोल का होता ही है, कंप्लीट कंट्रोल चाहिए किसी भी सरकार, ताकि उसकी सत्ता निर्वाचित हो। तो जागना तो मुझे और आपको पड़ेगा, जागना तो देश के लोगों को पड़ेगा कि उनको लोकतंत्र चाहिए या लठतंत्र चाहिए। आज की तारीख में तो लठतंत्र चल रहा है, तो लोगों को तय करना पड़ेगा किस रूप में आगे बढ़ेंगे, कौन उनको नायक मिलेगा। ऐसा कभी भी नहीं होता कि वैक्यूम हो, कोई ना कोई व्यक्ति सामने आता है, लेकिन हमारी मानसिकता ये होनी चाहिए कि हम अगर कहीं जाति है उसके खिलाफ आवाज बुलंद करें। आज मेरा नंबर है, कल आपका नंबर है, परसों किसी और का नंबर होगा। तो मिलजुल करके
संगठन की ताकत को पहचाने और अपनी आवाज बुलंद करें। डरने का कोई मतलब नहीं है। जिस दिन आप डर छोड़ देंगे, आधी जीत उसी दिन हो जाएगी। डर छोड़ना। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। बाकी जब देशवासी और इस सिस्टम के साथ कैसे क्या भरोसा रखना है, कैसा व्यवहार करना चाहिए, कितना उम्मीद रखनी चाहिए, ये सब देशवासियों पर छोड़ा जाए, उन्हीं पर डिपेंड करता है। थैंक यू सो मच सर।